स्टूडेंट्स, आज हम फंडामेंटल राइट्स को स्टडी करने जा रहे हैं जो पार्ट 3 में आते हैं आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। सबसे पहले हमें आर्टिकल 12 स्टडी करना है। ये डेफिनेशन ऑफ स्टेट बताता है। स्टेट मींस सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, all local authorities, statutory and non statutory authorities। ये सारी डेफिनेशन ऑफ स्टेट में आ जाता है कि स्टेट हमारा इतना कुछ कवर करता है। आफ्टर दिस आर्टिकल 13 क्या बोल रहा है कि ऑल लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ एनी ऑफ फंडामेंटल राइट शैल बी वॉइड। अगर फंडामेंटल राइट को वॉइड हो गया ना, तो हर एक लॉ इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। मीन्स जितने भी लॉ बनाने हैं वो फंडामेंटल राइट को फॉलो करने चाहिए। और ये प्रोवाइड करते हैं फॉर डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। हमारे फंडामेंटल राइट्स है, ये जुडिशियल रिव्यू की अथॉरिटी देते हैं सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 32 के अंडर, और हाई कोर्ट के आर्टिकल 226 के अंडर जुडिशियल रिव्यू आ जाता है। उसके बाद हमें पता होना चाहिए आर्टिकल 14 से लेके 18 तक राइट टू इक्वालिटी आते हैं। और आर्टिकल 14 हमारा बताता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये बताता है कि हमारी जो स्टेट है वो डिनाई नहीं करनी चाहिए टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और ये जो हमारी स्टेट है, ये कन्फेयर्स करती है राइट टू ऑल पर्सन्स। कौन कौन आ जाता है? लीगल पर्सन, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, कंपनीज, रजिस्टर्ड सोसाइटीज और एनी टाइप ऑफ लीगल पर्सन्स। अब हमें ये पता होना चाहिए ये जो दो टर्म्स है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है ये ब्रिटिश ओरिजिन है। जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ओरिजिन हुआ है उसका। और जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है ये एब्सेंस कर देता है स्पेशल प्रिविलेजेस इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन टू ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड। के जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है ना, कि लॉ से पहले सबको इक्वालिटी है, इक्वल सब्जेक्शन होनी चाहिए हर एक पर्सन को। कोई भी पर्सन लॉ से अबव नहीं है। और इट्स अ नेगेटिव कंसेप्ट। अगर हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की बात करें, ये अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और ये इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट होना चाहिए अंडर इक्वल सरकमस्टांसेस। यहाँ पे सरकमस्टांसेस की बात होगी है, तो इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट होना चाहिए, सरकमस्टांसेस आ गए हैं। सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ सेम लॉज टू ऑल पर्सन हुज आर सिमिलरली सिचुएटेड, like should be treated alike without any discrimination। इट्स अ पॉजिटिव कंसेप्ट। ये जो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, यहाँ पॉजिटिव कंसेप्ट आ गया है। अब हमें पता होना चाहिए एक्सेप्शन टू इक्वालिटी क्या है। अब इक्वालिटी ऑफ एक्सेप्शंस में आ जाते हैं एक तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर आ जाते हैं इक्वालिटी की एक्सेप्शन में। फॉरेन फॉरेनर्स आ जाते हैं, एम्बेसडर्स आ जाते हैं, डिप्लोमेट्स आ जाते हैं, यूएनओ के मेंबर आ जाते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और इनकी एजेंसीज आ जाती हैं। ये एक्सेप्शन है, इनके अंदर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं होएगी, नो अरेस्ट, नो सिविल प्रोसीडिंग्स। उसके बाद आर्टिकल 15, prohibition of discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex और place of birth की प्रोहिबिट करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 15। इनके बेसिस पे ना ही डिस्क्रिमिनेट होना चाहिए रिलीजन के बेस पे, ना ही कास्ट के बेस पे, ना ही रेस के बेसिस पे, ना ही सेक्स के बेसिस पे, और ना ही प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे। स्पेशल प्रोविजन टू वुमेन एंड चिल्ड्रन को बता रखा है, स्पेशल प्रोविजन भी दे रखे हैं, फ्री एजुकेशन दे रखी है, रिजर्वेशन इन लोकल बॉडीज भी दे रखी है, स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट of socially and educationally backward classes, SC ST, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स भी, रिजर्व भी सीट्स करके रखी हुई हैं। फी कंसेशन इन पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में फीस कंसेशन भी दे रखी है। स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स, उनके लिए भी स्पेशल प्रोविजन है जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड सिटीजन है, SC ST है।
एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्राइवेट एडेड और अनएडेड, इनके लिए भी स्पेशल प्रोविजन दे रखा है। ये तो 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 में आया था, उनमें इनको स्पेशल प्रोविजन दिया था प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को। उसके बाद स्पेशल प्रोविजन टू इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, अप टू 10% रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। ये 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, 2019 में आई थी। उसके बाद रिजर्वेशन फॉर ओबीसी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ओबीसी के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन 2006 में आई, सेंटर इनेक्ट किया सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट। इसमें 27% कोटा ओबीसी को गया हर एक सेंट्रल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, लाइक आईआईटीज, आईआईएम। उसके बाद 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडेट कर दिया अमेंडमेंट एक्ट एंड ओबीसी कोटा, but directed the central government to exclude the creamy layer among ओबीसी। ये 2008 में जो आया है, इसमें क्रीमी लेयर को ओबीसी को हटा दिया गया। क्रीमी लेयर वो पर्सन जो होता है जिसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड कर रखी हो, ग्रुप ए बी के ऑफिसर्स, रैंक ऑफ कलोनल एंड अबव, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स के आ जाते हैं। प्रोफेशनल पर्सन्स आ जाते हैं जो ट्रेड और बिजनेसमैन होते हैं। पर्सन्स होल्डिंग एग्रीकल्चर लैंड अबव सर्टेन लिमिट, जिसकी एनुअल इनकम ग्रेटर देन 8.1 लाख से ज्यादा हो, 8 लाख से ज्यादा हो, सॉरी, वो क्रीमी लेयर के अंडर आ जाते हैं। आर्टिकल 16 बताता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कि जितने भी हर एक सिटीजन्स को, उनको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वालिटी होनी चाहिए अपॉर्चुनिटी के लिए। एनी ऑफिस अंडर द स्टेट, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। 4 एक्सेप्शंस बता रखी है। पार्लियामेंट कैन डिस्क्राइब रेजिडेंस एज कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट इन अ स्टेट यूटी लोकल अथॉरिटी, कि पार्लियामेंट कैसे, कौन सी कंडीशन पे एम्प्लॉयमेंट देती है स्टेट में, यूटी में या लोकल अथॉरिटी में। और रिजर्वेशन अगर सेकेंड है कि इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लास दैट इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन स्टेट सर्विसेज, बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी स्टेट सर्विसेज में रिजर्वेशन का कोई क्लैरिटी नहीं बता रखी है। एनी ऑफिस रिलेटेड टू रिलीजन्स विल हैव पर्सन्स फ्रॉम पर्टिकुलर रिलीजन, कोई भी ऑफिस में कोई भी रिलीजन के बेसिस पे है, वो पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करता है, ये भी एक्सेप्शन ही रखा हुआ है, इसके बारे में भी कोई बात नहीं है। रिजर्वेशन अप टू 10% ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन्स। अब नेक्स्ट है केलकर कमीशन 1953, ये फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन लेके आए हैं, केलकर कमीशन। और 1979 में मोरारजी देसाई ने अपॉइंट किया था बीपी मंडल कमीशन बैकवर्ड क्लासेस के लिए, और उसने रिकमेंडेड किया था रिजर्वेशन ऑफ 27% गवर्नमेंट जॉब्स फॉर ओबीसी, ओबीसी के लिए 27% जॉब्स के लिए रिजर्वेशन के लिए रिकमेंडेशन की थी। और उसने टोटल रिजर्वेशन एससी एसटी ओबीसी अमाउंट पूरी 50% के लिए भी बोला था। उसके बाद बीपी सिंह की गवर्नमेंट आ गई, उसने डिक्लेयर कर दिया था रिजर्वेशन ऑफ 27% गवर्नमेंट जॉब्स फॉर द ओबीसीज 1990 में। उसके बाद 1991 में नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट आई, उसने इंट्रोड्यूस कर दिया 2 चेंजेस। पहले प्रेफरेंस टू पुअर सेक्शन अमंग ओबीसी इन 27% कोटा, एंड सेकंड रिजर्वेशन ऑफ अनदर 10% ऑफ जॉब्स ऑफ economically backward section of higher caste who are not covered by an existing schemes of reservation। ये 1991 में नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने ये 2 चेंजेस इंट्रोड्यूस कर दिए थे, एक पुअर सेक्शन के लिए ओबीसी के लिए 27% कोटा, एक रिजर्वेशन 10% ऑफ जो 10% जॉब्स के लिए पुअर और बैकवर्ड सेक्शन वाले को। और आर्टिकल 17 हमारा बताता है कि हमने अबॉलिशन करना है अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस, इसकी प्रैक्टिस को भी प्रोहिबिट करना है। अनटचेबिलिटी टर्म हैज नॉट बीन डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन, अनटचेबिलिटी तो डिफाइन नहीं की गई है, लेकिन अबॉलिश जरूर करना है। आर्टिकल 18 abolition of titles except military and academic,
मिलिट्री और एकेडमी के अलावा सारे टाइटल्स को अबॉलिश करना है। अब इसमें बता रखा है नो टाइटल ऑन एनी बॉडी लाइक एक्सेप्ट मिलिट्री एकेडमिक डिस्टिंक्शन। मिलिट्री और एकेडमिक वालों के अलावा किसी के पास कोई टाइटल नहीं होना चाहिए। शुड नॉट एक्सेप्ट टाइटल्स फ्रॉम फॉरेन स्टेट। फॉरेन स्टेट से भी कोई टाइटल नहीं होना चाहिए। अ फॉरनर हु होल्ड्स पोजीशन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर स्टेट शुड नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट विदाउट प्रेसिडेंट कंसेंट। अगर कोई फॉरनर कोई भी पोजीशन होल्ड करता है फॉरेनर में या हमारे इंडिया में उसके ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किया हुआ है, तो उसका कोई टाइटल नहीं, उसका टाइटल प्रेसिडेंट का कंसेंट लेके ही शो होगा। नो सिटीजन फॉरनर हु होल्ड ऑफिस अंडर स्टेट शुड एक्सेप्ट पेरेंट्स प्रेजेंट इमोल्यूमेंट्स अंडर फॉरेन स्टेट विदाउट प्रेसिडेंट कंसेंट। अगर किसी फॉरेनर ने अपना ऑफिस होल्ड करके रखा हुआ है स्टेट के अंडर, तो उसको जितनी भी इमोल्यूमेंट्स मिलते हैं या प्रेजेंट्स मिलते हैं वो प्रेसिडेंट के कंसेंट से ही मिलने हैं। उसके बाद राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से लेके 22 तक फ्रीडम की बात की गई है। अब ये फ्रीडम भी हमारे आर्टिकल 19 में गारंटी कर रहा है टू ऑल सिटीजन 6 राइट्स। फर्स्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। 19A के अंडर है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सबको बोलने का और एक्सप्रेस करने का अधिकार है। बी के अंदर राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। सी के अंदर राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। डी के अंदर राइट फ्रीडम टू मूव एनीवेयर इन इंडिया। ई के अंदर फ्रीडम टू रिजाइड एनीवेयर इन इंडिया। एफ के अंदर राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोफेस और ऑक्यूपेशन ट्रेड बिजनेस। प्रैक्टिस करने का भी, प्रोफेस करने का भी, ऑक्यूपेशन बिजनेस का सबको अधिकार है हमारे, ये 19 के अंदर बता रखा है। और ये जो राइट है प्रोटेक्ट कर रखे हैं अगेंस्ट ओनली स्टेट एक्शन एंड नॉट प्राइवेट इंडिविजुअल। ये स्टेट एक्शन के लिए बोला है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए नहीं बोला गया है। द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। जो स्टेट है ना वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकती है। रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ग्राउंड ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अगर हमारी इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी हार्म हो रही है तो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट इंस्ट्रक्शन, रीजनेबल इंस्ट्रक्शन इम्पोज कर सकती हैं। फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स अगर पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डेफेमेशन, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, ये रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकती है स्टेट। सेकेंड है फ्रीडम टू ऑफ असेंबली। ये इसमें बता रखा है कि एक्सरसाइज ओनली पब्लिक लैंड एंड असेंबली शुड बी अनआर्म्ड एंड पीसफुल। अगर असेंबली फॉर्मेशन की फ्रीडम है तो एक तो वो पब्लिक लैंड में ही होनी चाहिए, एक वो अनआर्म्ड और पीसफुल होनी चाहिए। डज नॉट इंक्लूड राइट टू स्ट्राइक। स्ट्राइक का राइट नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल इंस्ट्रक्शन अगर सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया की हार्म हो रही है या पब्लिक ऑर्डर का, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस ऑफ ट्रैफिक में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो हम इम्पोज कर सकते हैं रिस्ट्रिक्शंस। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की बात करें, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन है, यूनियंस, कोऑपरेटिव सोसाइटी। राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज भी है, राइट टू फॉर्म कंपनीज भी है, राइट टू फॉर्म पार्टनरशिप फर्म्स भी है, सोसाइटीज भी है, क्लब्स भी है, ऑर्गेनाइजेशन भी है, ट्रेड्स भी है, यूनियंस भी है। बट स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। जो हमारी स्टेट है वो इम्पोज कर सकती है रिस्ट्रिक्शंस। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, हमारे इंडिया के अंदर इंटरनल मूवमेंट की तो फ्रीडम है बट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस उसमें हो सकती हैं। इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। इसके लिए भी इंक्लूड किया हुआ है बोथ राइट ऑफ टेम्परेरी स्टे एंड परमानेंट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। टेम्परेरी स्टे के लिए तो राइट है, परमानेंट के लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। एक तो इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक का, एक प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस कैन बी रिस्ट्रिक्टेड इन ट्राइबल एरियाज। जो सुप्रीम कोर्ट है वो हेल्ड करता है इट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड फॉर प्रोस्टिट्यूट्स एंड हैबिचुअल ऑफेंडर्स। ये उनके लिए रिस्ट्रिक्शन बता रखी है। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, उसके बाद बता रखा है कि प्रोफेशन के लिए क्या फ्रीडम है। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। ये तो है कि हम कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं,
ट्रेड कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, बट उसमें भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज है। क्या है? सर्टेन बिजनेस फॉर स्टेट, स्टेट ने रिस्ट्रिक्ट कर रखे हैं, एंड प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन फॉर सर्टेन ट्रेड एंड प्रोफेशन, उसके लिए क्वालिफिकेशन भी बता रखी है कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। बिजनेस विच आर हार्मफुल एंड इमोरल। उसके बाद आता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेक्शन ऑफ ऑफेंसेस, आर्टिकल 20। देखो, ये जो आर्टिकल 20 है, इसके अंदर 3 प्रोविजन है। एक तो नो एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ, एक है नो डबल जेपर्डी, थर्ड है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। जो नो एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ है, जो क्रिमिनल लॉज कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। Person can be punished for any criminal offense on the basis of existing law at the time of conviction of offense। मतलब कहता कि किसी भी पर्सन को पुनिश किया जा सकता है फॉर एनी क्रिमिनल ऑफेंस ऑन द बेसिस ऑफ, अगर कोई लॉ उसके टाइम मौजूद है, अगर ऑफेंस उस टाइम वो कन्विक्ट पाया गया है। सिविल लॉज कैन बी इम्प्लीमेंटेड रेट्रोस्पेक्टिवली, सिविल लॉज भी उस टाइम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम। नो डबल जेपर्डी, किसी भी पर्सन को कैन बी punished more than one time for a single offense। कहता नो पर्सन कैन बी, मतलब किसी भी पर्सन को उसको सिंगल ऑफेंस के लिए एक या एक से ज्यादा टाइम के लिए नहीं पुनिश करना है। इट इज प्रोटेक्टेड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एक्शंस, इसको प्रोटेक्शन दे रखी है जुडिशियल एक्शन के थ्रू। नो सेल्फ इंक्रीमेशन, अब इसमें बता रखा है नो पर्सन कैन बी फोर्स टू विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ इन एनी ऑफेंस। किसी पर्सन को फोर्स नहीं करना है कि वो विटनेस करे अपने अगेंस्ट ऑफेंस को। इट वुड नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग मैटर्स, एक तो इन मैटर्स में नहीं इंक्लूड हो सकती ये। कंपल्सरी प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, कंपल्शन टू गिव थंब इम्प्रेशन, स्पेसिमेन सिग्नेचर एंड ब्लड सैंपल, कंपल्सरी एग्जीबिशन ऑफ द बॉडी। अब है आर्टिकल 21। ये तो सबको पता होना चाहिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, हर एक को जीने का अधिकार है और अपनी आजादी, पर्सनल आजादी सबके लिए है। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ, ये सबके लिए है। और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन, ये सिटीजन्स के लिए भी है, नॉन सिटीजन्स के लिए भी है। अब ये जो गोपालन केस था 1950, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 21 इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन, नॉट फ्रॉम आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन, कि एग्जीक्यूटिव एक्शन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया गया था कि ये जो R21 है ये तो अवेलेबल है अगर वो एग्जीक्यूटिव एक्शन है, लेजिस्लेटिव एक्शन के लिए ये नहीं है। स्टेट कैन डिप्राइव द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ पर्सन बेस्ड ऑन लॉ, इसमें बताया गया था इस केस में कि स्टेट कभी भी ये राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी वाला लॉ बना के इसको लॉ को डिप्राइव कर सकती है, इस आर्टिकल को। Supreme Court held that personal liberty means only liberty related to the person body of the individual। मेन का केस 78 में आर्टिकल 21 शुड बी अवेलेबल अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एक्शन, की प्रोटेक्शन हमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव एक्शन के थ्रू ही प्रोटेक्शन मिल सकती है। आर्टिकल 21 ए राइट टू एजुकेशन बताता है, इसमें स्टेट प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन, कि स्टेट ने फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देनी है हर चिल्ड्रन को 6 to 14 ईयर्स की। और ये ऐड हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 द्वारा ये आर्टिकल ऐड हुआ है। ओरिजिनली इट वाज अ डीपीएसपी, ये पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर था, आर्टिकल 45 के अंडर। पार्लियामेंट इनेक्टेड द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, पार्लियामेंट ने इनेक्ट कर दिया था आरटी एक्ट 2009। आर्टिकल 22 बताता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, अरेस्ट और डिटेंशन के अगेंस्ट भी एक आर्टिकल बता रखा है। ये प्रोटेक्शन बताता है अगर पर्सन कोई अरेस्ट हो गया है और उसके ऊपर डिटेंशन का कोई चार्ज लगा हो,
इसमें दो टाइप की डिटेंशन बता रखी है, एक तो पुनिटिव डिटेंशन, एक प्रिवेंटिव डिटेंशन। जो पुनिटिव डिटेंशन है, ये पुनिश अ पर्सन फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बाय हिम आफ्टर ट्रायल एंड कन्विक्शन इन अ कोर्ट। ये ट्रायल के बाद पनिशमेंट मिलती है उसको, और कोर्ट में पनिशमेंट मिलती है। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन में डिटेंशन विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन बाय अ कोर्ट, इसमें डिटेंशन ट्रायल के बिना ही उसको अरेस्ट कर लेते हैं, और कन्विक्शन कोर्ट में उसको मिलता है कि वो कन्विक्टेड पर्सन है। पुनिटिव डिटेंशन डील्स विद केसेस ऑफ ऑर्डिनरी लॉस। पुनिटिव डिटेंशन में ऑर्डिनरी लॉस डील्स करते हैं, और प्रिवेंटिव में केसेस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ डील करते हैं। और पुनिटिव डिटेंशन, अ पर्सन अरेस्टेड अंडर ऑर्डिनरी लॉ विल हैव फॉलोइंग राइट्स। अगर उसके ऑर्डिनरी लॉ है तो उसके पास ये राइट्स होते हैं। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, उसको बताना पड़ेगा कि कौन से ग्राउंड पे उसको अरेस्ट किया है। राइट टू बी डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर, ये भी बताना पड़ेगा कि वो कौन से लीगल प्रैक्टिशनर के लिए डिफेंस कर रहा है। राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, जो कन्विक्टेड पर्सन है उसको 24 आवर के अंदर उसको मैजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करना पड़ेगा। राइट टू बी रिलीज्ड आफ्टर 24 आवर्स अनलेस द मैजिस्ट्रेट अथॉरिटीज फर्दर डिटेंशन, उसको रिलीज भी करना पड़ेगा 24 घंटे के बाद। अ पर्सन अरेस्टेड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन विल हैव द फॉलोइंग राइट्स। अगर पर्सन के टेंशन उसको अरेस्ट कर दिया गया है प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर, उसके पास कौन कौन से राइट है। डिटेंशन ऑफ ए पर्सन कैन नॉट एक्सीड 3 मंथ्स, उसके 3 मंथ्स के ज्यादा उसकी डिटेंशन एक्सीड नहीं होनी चाहिए। ग्राउंड ऑफ डिटेंशन शुड बी कम्युनिकेटेड टू द डिटेनियर, फैक्ट्स कंसिडर्ड टू बी अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट नीड टू बी डिस्क्लोज्ड, कि उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा उसके जो कौन से ग्राउंड पे उसको डिटेंशन उसको दे रखी है कि कन्विक्टेड पाया गया है। शुड बी अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी टू मेक रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर, उसको अफोर्ड भी करवाना पड़ेगा कि उसको अपॉर्चुनिटी मिले कि वो रिप्रेजेंट करे अपने आप को। अब पार्लियामेंट हैज एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी टू मेक लॉज ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉर रीजन कनेक्टेड विद डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। अब पार्लियामेंट ही के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए, डिफेंस के तौर पे, फॉरेन अफेयर्स पे, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के लिए लॉ बना सके। जैसे ये देखो, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 बनाया गया था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 बनाया गया था, लेकिन उसको 2004 में रिपील भी कर दिया गया था। अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट 1967 में बनाया गया था, उसको अमेंड भी किया गया था 2004, फिर 8 में अमेंड हुआ, फिर 12 में, फिर 2019 में अमेंड हुआ था वो। अब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 के अंदर आता है कि प्रोहिबिट करना है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, कि फोर्स लेबर ना हो, बच्चों में भी फोर्स लेबर ना हो। और ये अवेलेबल है बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स को। ये इट प्रोटेक्ट्स द इंडिविजुअल नॉट ओनली अगेंस्ट द स्टेट बट आल्सो अगेंस्ट प्राइवेट पर्सन। ये स्टेट के लिए ही प्रोटेक्शन शो नहीं करता, प्राइवेट पर्सन के लिए भी ही शो करता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, प्रैक्टिस ऑफ देवदासी, बॉन्डेड लेबर, इमोरल ट्रैफिकिंग, स्लेवरी, ये सारा ये आर्टिकल 23 के अंडर प्रोटेक्शन शो करता है। आर्टिकल 24 बताता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, कि बच्चों को फैक्ट्री में काम नहीं करवाना है। बिलो 14 ईयर्स इन फेवर ऑफ हैजार्ड वाली एक्टिविटीज लाइक रेलवेज एंड कंस्ट्रक्शन वर्क प्रोहिबिट करता है ये आर्टिकल 24। एनी हार्मफुल और इनोसेंट वर्क में भी प्रोहिबिशन करता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आता है 25 से लेके 28 तक। आर्टिकल 25 है कि फ्रीडम है सबको, कंसाइज एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, कि प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, प्रोपेगेट भी कर सकते हैं अपना रिलीजन। वही है फ्रीडम ऑफ कंसाइज, फ्रीडम ऑफ प्रोफेस एनी रिलीजन, फ्रीडम प्रैक्टिस एनी रिलीजन, प्रोपेगेट एनी रिलीजन, नो फोर्स कन्वर्जन। ये अवेलेबल है बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स को भी ये राइट। आर्टिकल 26 बताता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, कि कैसे हम अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करते हैं, ये आर्टिकल 26 में बताया है। राइट टू एस्टेब्लिश मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस, राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन, राइट टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये भी इसमें
राइट है, राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ, कि अपने जो भी अफेयर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं या प्रॉपर्टी है, उसको अपने अकॉर्डिंग ही, अपने लॉ के अकॉर्डिंग ही, चैरिटेबल पर्पसेस के अकॉर्डिंग उसको मैनेज करना है। आर्टिकल 27 बताता है फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन, कि इनको टैक्स भी नहीं देना पड़ता रिलीजन, अगर रिलीजन प्रमोट कर रहे हैं अपना। नो टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन। Fees can be levied on pilgrims to provide service of safety measures. Tax can be used for promotion, maintenance of all religions. No government expenditure can be done for promoting a religion. कोई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी यूज नहीं कर सकते रिलीजन को प्रमोट करने के लिए। आर्टिकल 28 फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कि ये भी है कि हम अटेंड कैसे कर सकते हैं इनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट ऑफ फंड्स। आर्टिकल 28 डिस्टिंग्विश करता है फोर टाइप्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। Institution wholly maintained by the state, institution administered by the state but established under trust, institution recognized by state, institution receiving aid from the state। इसमें ये बताया गया है कि कंप्लीटली प्रोहिबिट किया हुआ है। अब सेकंड में इसको परमिट किया हुआ है कि अगर पहले में तो इसको प्रोहिबिट किया है कि अगर उसको स्टेट ही मेंटेन कर रही है तो उसमें कोई रिलीजियस नहीं, हम इंस्ट्रक्शन नहीं बता सकते। अगर उसमें स्टेट की एडमिनिस्टर है और किसी ट्रस्ट की भी कोई चैरिटी इंक्लूडेड है तो उसमें कोई रिलीजन हम अपना पर्टिकुलरली उसमें कन्वे कर सकते हैं। अगर हम वॉलेंट्री बेसिस पे सी और डी में कर सकते हैं, अगर इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय कोई स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज है। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स में आर्टिकल 29 एंड 30 आता है। आर्टिकल 29 बोलता है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, जो माइनॉरिटीज है कि उनको कैसे प्रोटेक्शन देनी है, कि कोई भी सिटीजन्स है हमारे किसी भी सेक्शन में, वो किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया में रहता है, उसको लैंग्वेज स्क्रिप्ट कल्चर और उसको राइट है टू कंजर्व, कि अपनी लैंग्वेज भी कल्चर भी लैंग्वेज भी अपने माइनॉरिटीज के राइट कंजर्व कर सके। और कोई भी पर्सन डिनाई नहीं कर सकता कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उनको बेसिस पे कि उनको हमने क्लासेस में नहीं लेना, स्कूल्स में नहीं लेना रेस कास्ट लैंग्वेज के बेसिस पे। और उनमें ग्रांट करते हैं इवन कि उनको प्रोटेक्शन बोथ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को। अब आर्टिकल 30 बोलता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब इनके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी के लिए भी बोला गया है कि जितनी भी माइनॉरिटीज है वो स्टैब्लिश कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। और इवन कि उनको कंपनसेशन भी बता रखी है कि स्टेट की तरफ से कोई कोई प्रॉपर्टी अगर चाहिए होती है तो उनके लिए कंपनसेशन दे रखी होती है कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए इतनी कंपनसेशन दे रखी है, इतना परसेंट ऑफ दे रखा है। स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट इन, अगर ये इसके लिए एड्स देने के लिए स्टेट को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है। राइट ऑफ माइनॉरिटी उसके लिए एजुकेशन इम्पार्ट करने के लिए अपनी लैंग्वेज भी चूज कर सकती है, उसके लिए प्रोटेक्शन दे रखी है आर्टिकल 30 के अंदर। religious and linguistic basis पे does not extend to any section of citizen article 29, only language और religious basis पे बता रखा है minorities का। अब आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है, क्योंकि ये जो वो राइट है 32 जो सबको बहुत कुछ प्रोवाइड करता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।